हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डेली करंट अफेयर। दोस्तों, नॉलेज का इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी की कैटेगरी का बच्चा क्यों ना हो, किसी भी क्लास का बच्चा क्यों ना हो, LKG से लेकर किसी भी हाईएस्ट एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो इस इनिशिएटिव के साथ नॉलेज का जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो अब आप सभी को बता दें कि हम यहाँ पर जो करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, इस करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं ये बाइलिंगुअल मिल रही हैं। अपने तरह की पहली ऐसी क्लासेस हैं जो आपको बाइलिंगुअल मिल रही हैं, और ये क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे मिलती है। तो ये आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि वहाँ से आपको सभी के सभी PDF मिल सकें। तो आज है दोस्तों 30 अक्टूबर 2020, और हम 30 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि DMRC ने SBI कार्ड के साथ एक मल्टीपर्पज़ स्मार्ट कार्ड स्कीम लॉन्च करी है। मतलब DMRC स्टैंड फॉर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और SBI स्मार्ट कार्ड दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है ना, साझेदारी की। और इस साझेदारी से ये एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च करेंगे जो कि बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, ये उन यात्रियों के लिए बनाया गया है जो मेट्रो में पैसेंजर हैं या मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। अब इससे उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि यदि बात करें SBI कार्ड और DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक कार्ड लॉन्च किया है। ये एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, मल्टीपर्पज़ कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम करेगा और ये मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तरह भी काम करेगा। मतलब आपको एक मेट्रो कार्ड भी होगा जिससे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा आपको। ये एक कॉन्टैक्टलेस और मल्टीपर्पज़ कार्ड है, ठीक है। तो तीन फीचर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कार्ड के। पहली चीज़ ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, दूसरा ये क्रेडिट कार्ड की तरह भी काम करता है, तीसरा ये मेट्रो स्मार्ट कार्ड की तरह भी काम करता है। यदि हम बात करें फैसिलिटी की कि ये मल्टीपर्पज़ कार्ड जो है ये फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइड कराएगा, तो आपको याद रखना होगा कि यदि जब भी आपका बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो ये इसमें एक ऑटो टॉपअप फैसिलिटी दी गई है। ऑटो टॉपअप फैसिलिटी का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो है आपके कार्ड को रिचार्ज कर देगा। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप कभी भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप स्टेशन पर खड़े हो और सडनली आपको ये पता चलता है कि आपके कार्ड में बैलेंस नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी आपका बैलेंस 100 रुपये से कम होगा तो इसमें आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी। मतलब जो भी आपने अकाउंट लिंक किया होगा उसके बिहाफ पर आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपकी यात्रा कभी भी नहीं रुकेगी, आपको कभी भी इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जो हमने ऑटो डेबिट की बात करी, जो ऑटो टॉपअप की बात करी, तो ये 200 रुपये का ऑटो टॉपअप आपको मिला करेगा। मतलब जब भी आपका बैलेंस 2 रुपये से कम होगा तब आपको एक क्रेडिट लिमिट जो है इशू कर दी जाएगी 200 रुपये की हमेशा, ठीक है। और ये जो है ये कार्ड जो है ये लाखों उन पैसेंजर को, उन कस्टमर को बेनिफिट करेगा जो डेली जो है मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट कार्ड है। जो भी इसको यूज़ करेगा वो डेफिनेटली, यदि डेली पैसेंजर्स हैं मेट्रो के, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का ये कार्ड बनता है। यहाँ पर हम बात कर दें कि DMRC ने ऐसे 100 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पर लोग जाकर, पैसेंजर जाकर इन कार्ड्स को अवेलेबल करा सकते हैं। मतलब DMRC ने क्या किया हुआ है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्या किया हुआ है, ऐसे 100 स्टेशन जो हैं वो नोटिफाई किए जहां पर जाकर यदि आप चाहें तो इस कार्ड को ख़रीद सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमेशा करते हैं एग्ज़ाम के मतलब न्यूज़ के अलावा जो न्यूज़ से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो CEO जो हैं आपके SBI कार्ड के, अश्विनी कुमार तिवारी हैं। इसकी फाउंडेशन 1998 में हुई थी और SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चले तो हमारी अगली न्यूज़ आती है कि PM मोदी इनॉग्रेट 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी भारत ऊर्जा फोरम जो है इसका चौथा संस्करण है, इसका शुभारंभ किया। तो PM नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 4th इंडिया एनर्जी फोरम बाय क्रेमविक, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय हिज HIS मार्केट, ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पर आपको बात करना होगा कि PM नरेंद्र मोदी ने HIS मार्केट द्वारा आयोजित सेरावीक चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का जो उद्घाटन किया गया है। और इस संस्करण का जो विषय था, जो थीम थी, वो थी भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन, ठीक है। मतलब भारत का जो ऊर्जा भविष्य है वो एक विश्व में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पर क्या रही गई थी, इस बार इसकी थीम रखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थीम है। यदि बात करें हम आगे, तो यहाँ पर क्या है, भारत में घरेलू विमानन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा
और सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला विमानन बाजार है, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है किया गया था। हमारी बात करें तो विमानन पोत के बेड़े में भारत का आकार जो है वो 600 से बढ़कर 1200 करने का अनुमान है, मतलब सीधे तौर पर इसे डबल करने का जो है अनुमान रखा गया है। आगे हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करते हुए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है, मतलब ऊर्जा का गलत तरीके से धुआं ना हो सके, ऊर्जा को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, यही नरेंद्र मोदी का जो है वो टारगेट है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारी अगली न्यूज़ उड़ीसा से आती है कि ओडिशा सीएम लॉन्चेज समागल एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप वेब पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल जो है, जिसे सुमंगल नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सुमंगल पोर्टल का एक शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा? उड़ीसा के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं पूर्व राज्य के योग्य छात्रों को और उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि वो पैसे की कमी की वजह से उनकी प्रतिभा छुपी ना रहे, इसके लिए यहाँ पर ये एक छात्रवृत्ति प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर यह एक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए भी एक दूसरा पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अब बेनिफिट क्या है इन दोनों पोर्टल की? एक पोर्टल जो है वो मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देगा, दूसरा पोर्टल जो है वो अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों को बेनिफिट देगा। अब इन दोनों पोर्टल के बेनिफिट क्या क्या हैं? तो सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मतलब जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के अनुसार 21 छात्रवृत्ति प्रस्तावित की जाएंगी और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति पोर्टल से लाभ होगा। मतलब जो छात्रवृत्ति पोर्टल है उसमें लगभग पिछड़े वर्ग को और 21 तरह की छात्रवृत्तियाँ देकर उन्हें बेनिफिट किया जाएगा, ताकि वो अपने जो उनमें टैलेंट है उसका उपयोग करके, अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे जो है छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाएगी, मतलब ये एक तरह की डीबीटी स्कीम का उपयोग करेगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूलों और जन शिक्षा, श्रम और ईएसआई, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को जो है वो पोर्टल पर प्रसारित किया जाएगा। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन सभी को इससे जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, हम सभी को पता है कि हर एक न्यूज़ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स में हम डिस्कस करते हैं। तो यदि हम बात करें चीफ मिनिस्टर ओडिशा के, तो नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। वहीं एयरपोर्ट ऑफ ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने एयरपोर्ट्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो एयरपोर्ट जो उड़ीसा में है वो विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। झारसुगड़ा एयरपोर्ट है ना। राउरकेला एयरपोर्ट है, इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट है और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट भी है। लेकिन आपको बीजू पटनायक, जयसूपला एयरपोर्ट और राउरकेला, ये 3 नाम जो हैं वो बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ केरला से है। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत नई चीज़ हुई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए बनती है कि जो केरला है, केरला देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने फ्लोर प्राइस वेजिटेबल्स के लिए फिक्स कर दिए हुए हैं। तो केरला जो है वो सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला, समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 20% सब्जी जो है या इससे ज़्यादा का उत्पादन जो है वो केरल से ही होता है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर केरल ने जो है काम किया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब बेनिफिट क्या क्या है इस स्कीम की, ज़रा ये हम समझ लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू प्रोवाइड रिलीफ एज वेल एज द सपोर्ट फॉर द फार्मर्स। मतलब ये उन किसानों को फ़ायदा देगी जो कि वेजिटेबल्स की खेती करते हैं, जो कि सब्जियों की खेती करते हैं। दूसरी चीज़, द प्रोड्यूस विल ग्रेडेड, द फ्लोर प्राइस विल बी फिक्स्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी। और जो प्राइस होगी वो सब्जियों की क्वालिटी पर, सब्जियों के स्तर के ऊपर निर्धारित की जाएगी। एंड 16 वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स वुड बी कवर्ड इन द फर्स्ट फेज़। ठीक है, और सब्जियों के 16 प्रकार जो होंगे, 16 किस्में जो होंगी वो इसमें कंसीडर करी जाएंगी। क्लियर।
यहाँ पर बात करते हैं आधार मूल्य समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को फसल बीमा का लाभ भी प्राप्त होगा। मतलब जो भारत में अन्य फसलों के लिए मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, उस फसल बीमा योजना का लाभ भी इन कृषकों को दिया जाएगा। ठीक है, और यह योजना पूरी आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं आदि सभी तरह की चीज़ें जो है वो किसानों को उपलब्ध कराएगी, जहां पर वो अपनी सब्जियों को सुरक्षित रूप से रख भी पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एक्स्ट्रा एडिशन हम हमेशा लेते हैं अपनी न्यूज़ के साथ, तो चूँकि यहाँ पर बात उड़ीसा की केरला की हो रही है, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केरला के वो पिनियारी विनयानन हैं, और जिसके जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी इसके गवर्नर हैं। अगली अगली न्यूज़ की तरफ यदि हम बढ़ें तो हमारी जो अगली न्यूज़ है दोस्तों, ये है हमारी डॉक्टर सतीश मिश्रा बैग्स डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को जो है डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड जो मिला है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीज़न ऑफ मॉलिकुलर पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जिसे हम CSIR का एक सब्सिडारी मानते हैं, इनके जो डॉक्टर हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा, इनको डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और यह परजीवी पर, मलेरिया परजीवी पर इनके द्वारा किए गए शोध कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, इनका रिसर्च वर्क क्या है ये आपके लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बदले हुए थ्रोम्बोसिटोसिन रिपोर्ट के साथ सीक्रेट प्रोटीन जो रिलीज़ होता है, उस प्रोटीन की रिसर्च के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगली न्यूज़ की तरफ हम बात करते हैं इसी में कि सतीश मिश्रा हैज़ ऑल्सो अवार्डेड विद। अब सतीश मिश्रा को पिछले समय में कौन कौन से अवार्ड और मिल चुके हैं, चला उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2019 में इन्हें एक सदस्य निर्वाचित नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज भारत का बनाया गया था, जो इनके लिए काफ़ी ऑनर की बात थी। 2018 में इन्हें जो द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, देखिए यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, इन्हें इलेक्ट किया गया था मेंबर इन 2019 एज द नेशनल एकेडमी फॉर मेडिकल साइंस इन इंडिया। मेडिकल एकेडमी, नेशनल एकेडमी जो मेडिकल के लिए होती है, उनके मेंबर्स के रूप में चुना गया है इन्हें। इलेक्टेड एज द मेंबर इन 2018 एज द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर भी रह चुके 2018 में। इसके अलावा शकुंतला अमीर चंद प्राइज़ 2018 में इन्हें मिली। इसके अलावा रामलिंग स्वामी री एंट्री फॉलोशिप भी इन्हें 2013 में मिल चुके। तो अवार्ड के मामले में इनकी झोली है वो काफ़ी ज़्यादा हमेशा से भरी रही है। क्लियर। आगे बात करती है, अगेन ये एक बैंकिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, और बात करें तो इकोनॉमी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। तो EPFO के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि SBI साइंस 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद JBIC। जी हाँ दोस्तों, SBI ने JBIC के साथ 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ मिलकर $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह ऋण जो है वो मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं कि जो JBIC है, इसके द्वारा जो 600 मिलियन का वित्त पोषण है वो किया जाएगा, और बाकी अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे। मतलब जो $1 बिलियन है, मतलब 1000 मिलियन डॉलर है। $1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन डॉलर। तो जो 1000 मिलियन डॉलर है उसमें से 600 मिलियन डॉलर जो होंगे वो डायरेक्टली JBIC बैंक द्वारा दिए जाएंगे, और बाकी के 400 उन लोगों के द्वारा होंगे, उन कंपनीज़ के द्वारा होंगे, उन कोऑपरेशन के द्वारा होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कई सारी कंपनियां जैसे सुमितोमा मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, MUFG बैंक है, मिजोहू बैंक है, शिजुओका बैंक है, बैंक ऑफ योकोहामा आदि इनमें शामिल। तो मतलब ये कई सारे कोलैबोरेशन के साथ आएगा। आगे बात करते हैं कि JBIC आखिर है क्या। JBIC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम बात कर लेते हैं। तो JBIC है ये पॉलिसी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि जापान गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है, और यह अपने इंटरनेशनल बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चीज़ को क्या करते हैं, रन करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बात कर लेते हैं, हमेशा की तरह हर न्यूज़ के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशन न्यूज़ भी हम डिस्कस करते हैं। तो बात करें जो चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो ये दिनेश कुमार खेरा जी हैं। SBI की जो फाउंडेशन हुई थी, जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अब बात कर लेते हैं JBIC की, तो जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। इनके CEO की बात करें तो तडाशी
मेडा जी हैं और जापान बैंक का इसका जो फाउंडेशन हुई थी ये 1 अक्टूबर 1999 में हुई थी। आगे बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ आती है एक बुक के बारे में। द बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट ऑथर्ड बाय सबरप्रीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, सबरप्रीत सिंह ने एक नई बुक लॉन्च की जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस रिपिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। जी हाँ दोस्तों, 1984। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है किसने लिखी थी ये आपको याद रखना, और ये बेसिकली बेस्ड है 1984 में जो नरसंहार हुआ था सिखों का। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात जो घटनाएं हुई थी उन वास्तविक घटनाओं पर आधारित ये एक बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट लॉन्चेस वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020। जी हाँ दोस्तों, जो परंपरा सीरीज़ है वो किसके द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के द्वारा शुरू की गई है। तो उपराष्ट्रपति हमारे कौन है, एम वेंकैया नायडू जी। इनके द्वारा नाट्य तरंगिणी के उपलक्ष्य में परंपरा श्रृंखला 2020 जो कि एक राष्ट्रीय संगीत और नृत्य श्रृंखला है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है और यह एक वर्चुअल त्यौहार के रूप में शुरू किया गया है। और पिछले 23 वर्षों से इस नाट्य तरंगिणी का जो है आयोजन लगातार किया जाता रहा है। क्लियर, यह नृत्य और संगीत समारोह है और सामान्य जीवन में सामान्य रूप में चूँकि लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण इसे उस तरह से नहीं किया जा सका, तो इसे एक तरह से विजुअल रूप में किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है वो ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के अवसर पर किया जा रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसका जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है और यूएन सेक्रेटरी जो है वो एंटोनियो गुटेरस है। नाम याद रखना होगा आपको। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। हमारी अगली न्यूज़ आज सही की स्क्रीन पर ये रही कि इंडिया पोस्ट यूएस पोस्टल सर्विस साइन पैक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित एक सीमा शुल्क के डेटा के विवाद को सुलझाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विनिमय इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यह उनके भौतिक आवागमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोत्साहित करने में सक्षम होगा। अगली है ना, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, भारत में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए और इनके बीच के टर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेगा और उनकी मांगों को पूरा भी करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इंडियन पोस्ट हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट जो हैं वो अरुंधति घोष जी हैं। अगली न्यूज़ की बात करते तो यंग एडवोकेट वेलफेयर फाउंड लॉन्चेज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम रखा गया है और इसका जो उद्देश्य है वो ऐसे उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है जो अपना भविष्य जो अपना करियर इस फील्ड में बना रहे हैं। ठीक है, सामान्य रूप से लॉ कॉलेजेस में एक फ्रेशर को बार बार काउंसिल में पंजीकरण के रूप में अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं। यह एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत अनिवार्य प्रैक्टिस का समय लगता है। शुरुआती अवधि के दौरान खुद को समर्थ बनाने में असमर्थ गरीब एवं ग्रामीण पृष्ठभूमि कई लोग जो है वो अपना पेशा बदल देते हैं, तो इस चीज़ को आसान करने के लिए लीनियंट बनाने के लिए यह प्रक्रिया चालू करी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इदप्पई के पलानिस्वामी हैं और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और तमिलनाडु का जो डांस है वो भरतनाट्यम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा करंट अफेयर जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।